अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन। देखा कितनी जल्दी हुई। क्रियाकारी का उत्पाद में बदलने की दर या स्पीड, इसी को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। जैसे ये कण कितनी जल्दी ब्लास्ट हुए। अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यह एक प्रायोगिक मान है जो कि वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता के ऊपर लगाए गए घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। आणविकता, यह एक सैद्धांतिक मान है जो कि अभिक्रिया की कोटि जैसे ही निकाला जाता है, लेकिन ये सैद्धांतिक मान है, यानी कि ये फॉर्मूला बेस्ड निकलता है। जी ये भी वैसे ही है, यानी कि वेग समीकरण में सांद्रता के ऊपर लगाए गए घातों के बराबर ही होता है। दहलीय ऊर्जा, जो अणु टकराते हैं और टकराने के बाद उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो कम से कम ऊर्जा जो चाहिए उसे ही दहलीय ऊर्जा कहते हैं। अगर डेफिनेशन के तौर पर बात करें तो टकराने वाले अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक है दहलीय ऊर्जा कहलाती है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे ये टकरा के ये प्रोडक्ट बना और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए यही है दहलीय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा यानी अणुओं द्वारा दहलीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। यानी देखो ये परमाणु दूर से आ रहे हैं और टकराने से पहले तक जितनी भी एनर्जी है ये सक्रिय ऊर्जा है, और टकराने के बाद उत्पाद में बदले तो यानी वो दहलीय ऊर्जा हो गई। पृष्ठ रसायन, अधिशोषण किसे कहते हैं? किसी सरफेस द्वारा पार्टिकल का अपने ऊपर चिपकाना अधिशोषण कहलाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कोई अन्य पार्टिकल द्वारा किसी अन्य पार्टिकल का किसी सतह पर टकराकर चिपक जाना अधिशोषण कहलाता है। जैसे ये लोहे पे जंग, जैसे ये लोहे पर पेंट का चिपकना। डेफिनेशन के तौर पर बात करें, परिभाषा देखें तो ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का संचित होना ही अधिशोषण कहलाता है। वैसे ये दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में अणुओं के मध्य दुर्बल बंध होता है और ये अलग भी हो सकते हैं आराम से, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं जिससे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जियोलाइट क्या है? धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेट को ही जियोलाइट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल जियोलाइट ए Na2O Al2O3 2SiO2। जैसे ये जो डायग्राम है ये भी जियोलाइट का ही है। जैसे ये चित्र देख रहे हैं मिट्टी सा, हाँ ये भी जियोलाइट है। कोलाइड क्या है? तो सबसे पहले अगर हम समझें तो कोलाइड विलयन क्या होता है? तो विलयन में उपस्थित विलय अगर खुले ना और चारों तरफ फैल जाए, लेकिन दूर से देखने पे तो ऐसा लगता है कि ये खुल चुके हैं, तो इसी तरीके के विलयन को हम कोलाइड विलयन कहते हैं। और जो कण चारों तरफ घूमते हैं उन्हें ही हम कोलाइड कहते हैं। परिभाषा देखें तो ये कण जो विलायक में नहीं घुलते और विलयन में चारों तरफ घूमते रहते हैं और जो जंतु झिल्ली से विस्तृत भी नहीं होते उन्हें कोलाइड कहते हैं। जैसे ये रंग बिरंगा दिख रहा है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब किसी कोलाइड विलयन में हम प्रकाश की कोई पुंज या प्रकाश की कोई बीम डालें तो विलयन में उपस्थित कोलाइड कणों से प्रकाश की किरण टकराती है और उसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिस कारण प्रकाश की बीम दिखाई देने लगती है और इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे जंगल में प्रकाश की किरणें देख रहे हो ऊपर से जो चीरती हुई आ रही हैं, ये असल में प्रकाश की किरणें नहीं, ये धूल के कण हैं जिनसे प्रकाश की किरण टकरा करके आपको दिखाई दे रही है और सीधी रेखा में दिखाई दे रही। यही है टिंडल प्रभाव। स्कंदन की परिभाषा क्या है? किसी भी कोलाइड विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है और यह विद्युत कण संचलन द्वारा भी हो सकती है। इस विधि में कोलाइड कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करवाया जाता है, जहां से ये कण विद्युत उदासीन हो जाते हैं और विद्युत उदासीन कण पैंदे में इकट्ठा हो जाते हैं। इसी को स्कंदन हो जाना कहते हैं। जैसे ये भी एक स्कंदन का एग्जाम्पल है। हार्डी-सुजले का नियम। हार्डी-सुजले का नियम कोलाइड विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए वैद्युत अपघट्य कि वे आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। पहला नियम। दूसरा नियम, सोल को स्कंदित करने वाले आयन की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। समान संयोजकता वाले आयनों को स्कंदित करने के लिए शक्ति तथा मात्रा समान होती है। अधिक संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। अर्थात हार्डी-सुजले के अनुसार आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता बढ़ाने के साथ बढ़ती है। पी ब्लॉक। नाइट्रोजन बनाने की विधि। नाइट्रोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए प्रयोगशाला में NaNO2 के साथ NH4Cl मिलाते हैं और हमें नाइट्रोजन गैस और पानी प्राप्त होता है। हाँ, साथ में साल्ट भी प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही निम्न कुछ अभिक्रियाएं हैं, पढ़ लो और याद कर लो। कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ने के लिए मेरी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देख सकता हूँ। उसमें मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट चैप्टर के बारे में सारा कुछ समझा रखा है। और बचा कुछ ये रहा, इमरजेंसी में तो इतना ही काफ़ी है। वर्नर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार
केंद्रीय परमाणु की संयोजकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश होते हैं और द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या होती है। प्राथमिक संयोजकता वैसे आयनिक बंध बनाती है और यह अधिशात्मक होती है, लेकिन अगर हम बात करें द्वितीयक संयोजकता की तो यह सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करती है और इसीलिए ये दिशात्मक भी होती है। और ये दी गई आगे रिएक्शंस ऐसे ही याद कर लो।